हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान क्लास 7 सोशल साइंस के अध्याय 5 साम्राज्यों का उदय, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ये आपकी इसी साल की नई बुक है जो आपको अपने स्कूलों से मिल गई होगी। आज हम आपके अध्याय 5 साम्राज्यों का उदय को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हमें सही विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुन करके उत्तर लिखना है। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे कहा है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कौटिल्य यानी कि चाणक्य किस विश्वविद्यालय में आचार्य थे। पहले नंबर का ऑप्शन है तक्षशिला, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है कलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सही उत्तर हमारा है ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या थे, आचार्य थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। ऑप्शन ए हमारे पास है बोध गया, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है लुम्बिनी, ऑप्शन डी है कुशीनगर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में दिया था। सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर बी सारनाथ करना है। प्रश्न क्रमांक 3, इसमें हमसे कहा है आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। पहले नंबर का ऑप्शन दिया है मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन बी कैन उपनिषद से, ऑप्शन सी प्रश्न उपनिषद से, ऑप्शन डी कठोपनिषद से। तो इस प्रश्न में सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा, मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट है हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न हमें दिया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य धर्म चक्र में तीलियों की संख्या है। तो पहले नंबर का ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 30। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य धर्म चक्र में तीलियों की संख्या 24 यानी कि 24 से ऑप्शन नंबर जो आपका 24 है 24, ये सही उत्तर है। इसके बाद हमारे पास 5वें नंबर का प्रश्न है, धनानंद किस वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश, नंद वंश, कुषाण वंश या चोल वंश। 5वें नंबर के प्रश्न में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नंद वंश। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं जो आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन प्रश्नों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। रिक्त स्थान कुछ इस तरह से आपको दिए हैं, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठे नंबर के रिक्त स्थान में हमें दिया है, व्यापारियों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करने से श्रेणियों का विकास हुआ। इस प्रश्न के उत्तर में हमारा आंसर आएगा श्रेणियों। नेक्स्ट है, अनेक भारतीय वस्तुएं स्थल मार्ग एवं जल मार्ग से दूरस्थ देशों तक पहुंचाई जाती थी। इस प्रश्न के उत्तर में हमारा आएगा जल। अब है हमारे पास अगला रिक्त स्थान। इस रिक्त स्थान में हमसे पूछा है तीसरे नंबर का जो आपका है, राजा पुरु पौरस पौरव वंश के शासक। एक सेकंड, यह है आपका राजा पुरु पौरस पौरव वंश के शासक थे। तो उत्तर में आपका क्या आएगा, पौरव। नेक्स्ट है आपका चौथे नंबर का, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए, तो इस प्रश्न में आप उत्तर करोगे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब है हमारा 5वें नंबर का प्रश्न, इसमें हमें दिया है साप्तांग सिद्धांत कौटिल्य चाणक्य की प्रमुख राजनीतिक अवधारणा है। तो इस प्रश्न में हमारा उत्तर क्या होगा, कौटिल्य चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य जिसे चाणक्य कहते थे, तो ये आपका उत्तर है। अगला है छठे नंबर का, राज्य में कहीं भी अधिक विशाल क्षेत्र साम्राज्य कहलाता है। राज्य में कहीं भी अधिक विशाल क्षेत्र साम्राज्य कहलाता है। अभी हमारे पास में अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों, इन प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 7 में हमसे कहा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या करेंगे, यहाँ से आंसर आप देखो। तो यह है आपके 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये 7वें नंबर प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर है। अगला है हमारे पास 8वें नंबर का प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का कुशल मार्गदर्शक किसे माना जाता है। 8वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप यहाँ से लिखोगे, आचार्य चाणक्य यानी कि कौटिल्य को चंद्रगुप्त मौर्य का कुशल मार्गदर्शक माना जाता है। यह आपके 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा। अगला है हमारे पास 9वें नंबर का प्रश्न, मैगस्थनीज कौन था। यह है आपके 9वें नंबर के प्रश्न। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या करोगे, देखो मैं आपको बताऊं, मैगस्थनीज कौन था। इसका उत्तर लिखेंगे,
मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ये आपका उत्तर है। तो यहाँ से पूरा आंसर आप देख लेना। देखो इधर का भाग भी आप देख लेना और ये इधर से भी आप यहाँ से देखकर कर लेना। ठीक है, एक बार और बता दूं, मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, अब है हमारे पास में 10वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में हमें क्या दिया है आप यहाँ से देखिए। यह है प्रश्न क्रमांक 10वां। अशोक के शिलालेख के अनुसार देवा नाम प्रियदसी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है देवताओं का प्रिय और देखने में सुंदर या प्रियदर्शी। ठीक है, इसका अर्थ है देवताओं का प्रिय और देखने में सुंदर या प्रियदर्शी। इसका आप इस तरह से लिखना, देखो मैं बता दूं, ई और फिर लिखोगे सा और का, इसका ये। ठीक है, इसका अर्थ है देवताओं का प्रिय और देखने में सुंदर या प्रियदर्शी। नेक्स्ट है हमारे पास 11वें नंबर का प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11वें में दिया है एम्पायर साम्राज्य शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के एम्पेरियम शब्द से हुई है? तो 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा लैटिन भाषा के शब्द से। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द से। अभी हमारे पास में अति लघुत्तरीय प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से हमारे लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न क्रमांक 12वें में हमसे पूछा है वाराणसी के पास स्थित सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? देखिए इन प्रश्नों के उत्तर हम देखें इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि एक एक प्रश्न का सही साफ साफ उत्तर इसी चैनल पे आपको बताया जाता है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ज़रूर से करना सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपका आंसर आप यहाँ से देखिए, ये रहेगा क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यह सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध सिंह स्तंभ भी स्थित है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13। इस प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्न क्रमांक 13, इतिहासकारों ने सम्राट अशोक को महान संचारक की संख्या क्यों दी है? तो 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर को हम देख लेते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। उत्तर में क्या लिखोगे? क्योंकि अशोक ने अपने संदेशों और राज्यादेशों को शिलालेखों तथा स्तंभों के माध्यम से सीधे आम जनता तक पहुंचाया, जो उस समय अनूठा तरीका था। यह है क्वेश्चन नंबर 13। क्योंकि अशोक ने अपने संदेशों में राज्यादेशों और शिलालेखों तथा स्तंभों के माध्यम से सीधे आम जनता तक पहुंचाया, जो उस समय संचार का सबसे अनूठा तरीका था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसे हम देखेंगे। तो यह है आपका प्रश्न क्रमांक 14। इसमें क्या दिया है? कौटिल्य चाणक्य ने नंद शासन का अंत करने की शपथ क्यों ली थी? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, यह है आपका आंसर, क्योंकि नंद वंश के शासक घनानंद जिसे कहते थे, ने भरे दरबार में आचार्य चाणक्य का घोर अपमान किया था, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने यह शपथ ली थी। क्योंकि नंद वंश के शासक घनानंद ने भरे दरबार में आचार्य चाणक्य का घोर अपमान किया था, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने यह शपथ ली थी। अब है हमारे पास 15वें नंबर का प्रश्न। उत्तर प्रदेश से प्राप्त सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख में किस बात का उल्लेख है? 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम क्या लिखेंगे? इसमें अकाल या संकट के समय जनता की सहायता के लिए बनाए गए अन्न भंडार, अन्नागार सुरक्षित रखने और अनाज बांटने का उल्लेख है। यह है आपके 15वें नंबर के प्रश्न का आंसर। चलो इसके बाद हम देखते हैं 16वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है। इस प्रश्न को कुछ इस तरह से दिया है, साहित्यिक ग्रंथों और उत्खननों के आधार पर बताइए कि प्राचीन काल में भारत के संदर्भ में व्यापार की प्रमुख वस्तुएं क्या थी? तो इस प्रश्न के उत्तर में आएगा, ये आपका उत्तर रहेगा, यहाँ से देखना। ठीक है, 16वें का उत्तर हम देख रहे हैं। उत्तर में लिखोगे मसाले विशेषकर काली मिर्च, सूती और रेशमी वस्त्र, बहुमूल्य रत्न, मोती, हाथी दांत और सुगंधित इत्र व्यापार की प्रमुख वस्तुएं थी।
मसाले विशेषकर काली मिर्च, सूती और रेशमी वस्त्र, बहुमूल्य रत्न, मोती, हाथी दांत और सुगंधित इत्र व्यापार की प्रमुख वस्तुएं थीं। अब है हमारे पास 17वें नंबर का प्रश्न, यहाँ पे हमें दिया है। इस प्रश्न में आप देखिए, क्या कारण है कि व्यापारियों, शिल्पकारों, साहूकारों और कृषकों की श्रेणियों को महत्वपूर्ण माना गया है? तो 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ से आप करेंगे, क्या होगा? क्योंकि ये श्रेणियाँ व्यापार के नियम बनाती थी, वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत तय करती थी, साथ ही ये कारीगरों से प्रशिक्षण और ऋण देने का काम भी करती थी। क्योंकि ये श्रेणियाँ व्यापार के नियम बनाती थी, वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत तय करती थी, साथ ही ये कारीगरों को प्रशिक्षण और ऋण देने का काम भी करती थी। 17वें नंबर के प्रश्न के बाद हमारे पास प्रश्न क्रमांक 18वां आ जाता है। ये कुछ इस तरह से प्रश्न दिया है। क्या है प्रश्न में? दिए गए भारत के मानचित्र में लगभग 500 सामान्य संवत पूर्व के पश्चात के कुछ महत्वपूर्ण नगरों को चिन्हांकित कीजिए। पहला उज्जैनी दिया है, फिर कांचीपुरम दिया है, पाटलिपुत्र, काशी और मथुरा भी दिया है। इसे मानचित्र में हमें दर्शाना है। किस तरह से दर्शाएंगे, देखो आप ये। तो सबसे पहले हमें दिया है, हमने यहाँ पे दर्शाया है किसे? मथुरा, ये यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका काशी, काशी को यहाँ दर्शाया है। अगला है पाटलिपुत्र, इसे इधर दर्शाया है। उज्जैनी, इसे यहाँ दर्शाया। फिर आपका है कांचीपुरम, तो कांचीपुरम को हमने कहाँ पे दर्शाया है? ये इधर, ठीक है, देख लेना ठीक प्रकार से। देखो ये है आपका पूरा। तो हमने मथुरा को दर्शाया है ऊपर, और थोड़ा सा नीचे काशी को, फिर पाटलिपुत्र को, उज्जैनी को इधर, और नीचे हमने कांचीपुरम को दर्शाया, ठीक है। अब है हमारे पास दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न, चलिए इन्हें हम देखेंगे। तो इस प्रश्न में हमें दिया है, मौर्यकालीन नगरीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 19वें नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा, मौर्यकालीन नगर बहुत सुनियोजित थे। नगरों में चौड़ी सड़कें, पक्के मकान और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। सुरक्षा के लिए नगर के चारों ओर मजबूत प्राचीर, दीवार और खाई होती थी। नगर का प्रशासन चलाने के लिए अलग अलग समितियां बनी होती थी, जो सफाई, व्यापार और सुरक्षा का ध्यान रखती थी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, इसे हम देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 20 में हमें दिया है, साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं, लिखिए। 20वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है, देखो आप, ठीक है। इसका क्षेत्रफल एक सामान्य राज्य से बहुत बड़ा, विशाल होता था। दूसरा पॉइंट लिखा, पूरे क्षेत्र पर एक ही शक्तिशाली शासक सम्राट का नियंत्रण होता था। तीसरा लिखा, सुरक्षा और विस्तार के लिए बहुत बड़ी और स्थायी सेना रखी जाती थी। चौथा पॉइंट, प्रशासन चलाने के लिए लगान वसूलने की एक व्यवस्थित प्रणाली होती थी। अभी हमारे पास 21वें नंबर का प्रश्न, इसे हम देखेंगे। तो इस प्रश्न में हमें दिया है, राज्य में सैन्य अभियान संचालित करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं? तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, योग्य सैनिकों की भर्ती करना और उन्हें कठोर प्रशिक्षण देना। दूसरा, युद्ध के लिए मजबूत हथियारों और औजारों का निर्माण करना। तीसरा पॉइंट है, सेना के लिए भोजन, तंबू और यातायात, घोड़े, हाथी, रथ की व्यवस्था करना। चौथा है, गुप्तचरों के माध्यम से शत्रु की कमजोरी और रास्तों की सटीक जानकारी जुटाना। अभी हमारे पास 22वां प्रश्न, इसे हम देखते हैं। तो 22वें प्रश्न में हमें दिया है, कौटिल्य की राज्य संबंधित अवधारणा का मूल दर्शन क्या था, समझाइए। इस प्रश्न के उत्तर को हम यहाँ से करेंगे। कौटिल्य का मूल दर्शन प्रजा का कल्याण था। उन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं: स्वामी, राजा, आमत्य, मंत्री, जनपद, जनता व भूमि, दुर्ग, किला, कोष, खजाना, दंड, सोना और मित्र। कौटिल्य का मानना था कि एक आदर्श राजा वही है जो अपनी प्रजा के सुख में ही अपना सुख समझे। तो ये देखो, आधा प्रश्न तो आप इधर से देख लेना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इतना। और फिर जो आपका आगे का है इधर का, ठीक है, आगे का आप इधर से ये देख कर लेना। तो इसमें आपको टोटल 22 ही प्रश्न दिए थे। सभी 22 प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं, यानी कि ये जो आपका चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसके बाद वाले चैप्टर के आंसर देखना है, तो जो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं।